गुड इवनिंग और प्रोजेक्ट पीएमवाईपी में आपका स्वागत है। आज हमारा भाग 2 है और ये सीरीज चल रही है बीपीएससी के पीवाईक्यू की फॉर बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि बिहार का 7th फेज की शिक्षक भर्ती का एग्जाम पहली बार हो रहा है और ये बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। तो हम लोग वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इस बार के टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो लेट अस बिगिन। ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज इसका पार्ट 2 है और इसी के साथ एक और सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम लोग बिहार का जीके जीएस जानेंगे, बिहार के हर एक जिले के बारे में, वहाँ के इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी डिविजन्स, सब कुछ हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन आज के वीडियो से। आज के पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन के साथ ये 5वां ऑप्शन भी बीपीएससी पूछती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्वेश्चन आपका अभी बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, 2022 की प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन। तो हमें सबको पता है कि जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो 1 का 3 हो जाएगा। अगर एलिमिनेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, तो एक बार और आगे देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? तो ज्ञान प्राप्ति इनकी हुई थी बोध गया में। 2 का हो जाएगा 2। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रथम प्रवचन। पहला प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। 3 का 1। एंड निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ पे? कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। और ये दिन कौन सा था? बोध गया वाला दिन कौन सा था इनका? वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, हम तो पूरी इसकी हिस्ट्री देखते हुए आ रहे हैं। तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? वही बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको? 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 साल की उम्र पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा की रात थी। पेड़ कौन सा था? पीपल का पेड़ था। इतना तो सबको पता होता है, लेकिन ये मंदिर कब बना? ये मंदिर बना है इसका 5th 6th बीसी में। 5th 6th एडी में इसका मंदिर बना है 5th 6th एडी में। ठीक है, और ये मंदिर पूरी तरह ईंटों से बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है इस मंदिर की? 2002 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बनवाया कौन था? ये तो हुआ ही नहीं इसमें। तो इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। ओके, चलो। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को देवता की तरह किस राजा के युग में उनको उस स्थान पे देखा गया? तो वो था आपका कनिष्क का युग। किसका युग? कनिष्क का युग। आपकी जब 4th बौद्ध संगति हुई थी, 4थी बौद्ध संगति हुई थी, तो उसमें 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला सेक्ट था महायान सेक्ट और दूसरा सेक्ट था हीनयान सेक्ट। तो महायान जो सेक्ट था, महायान जो शाखा थी, उसने बुद्ध को देवता के रूप में माना था तथा उनकी पूजा करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? पहला रिपब्लिक 6 बीसी का पहला रिपब्लिक। तो ये आपको पता है, कल की क्लास में ये क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज चेंज थी। राइट आंसर क्या है? वैशाली। वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट, 16 महाजनपद की सूची कहाँ उपलब्ध है? 16 महाजनपद की सूची आपकी उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। तो ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये आपका एक बौद्ध का होली टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय। यहाँ पे 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला है आपका अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, फिर है कौशल, कौशला बोलते हैं इसको, फिर है वज्जी, वज्जी के बाद आता है आपका मल, फिर चेदी, फिर वत्स, उसके बाद कुरु,
फिर है पांचाल, पांचाल के बाद आता है मत्स्य, फिर आता है शूरसेन, फिर है अस्मक, फिर अवंती और गांधार, इसके बाद आपका अवंती, गांधार एंड देन आता है कंबोज। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद हैं। ओके, अगला नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, गुप्त काल में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज के लिए फेमस है? तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं पे अध्ययन करने कौन आए थे? ह्यून-त्सांग आए थे अध्ययन करने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लाई गई थी? मनसबदारी व्यवस्था तो ये लाई गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। किसके लिए? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। लाया कौन था ये मुगल शासक अकबर द्वारा लाई गई थी। मुगल शासक अकबर द्वारा लाई गई थी। और ये व्यवस्था में था क्या? इसमें था कि पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेंगे। अगला था कि एक बेसिक पे और पे बैंड बनाया जाएगा। और तीसरा था कि रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी सैनिक है वो आपकी आंसरबिलिटी होगी उनकी। ठीक है, अब ये देखो रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है। पहले असर्शन दिया है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था, महाविहार का पतन हो गया था नालंदा महाविहार का। अगला है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। कहने का मतलब क्या है कि आपका स्टेटमेंट ऊपर दिया और स्टेटमेंट का रीजन ये है कि पतन हुआ था क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। क्या ऐसा है? पतन तो हो गया था, ये तो एकदम सही है, लेकिन क्या इस वजह से? तो हुआ क्या था आपका, नालंदा बहुत ही विख्यात बौद्ध पीठ विद्यालय था। ठीक है, विश्वविद्यालय था। फिर यहाँ पे क्या होता है कि कहाँ पे स्थित है ये? वर्तमान के राजगृह या राजगीर जिसको बोलते हैं वहां पे ये है। 5वीं शताब्दी में गुप्तों के समय पे नालंदा बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किया। उसके बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण की वजह से इसका पतन हो गया। और साथ ही साथ पाल शासकों ने एक नया विश्वविद्यालय बना लिया था जिसका क्या नाम था? विक्रमशिला। तो वहां पे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है, लेकिन स्टेटमेंट का रीजन सही नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 6th सेंचुरी बीसी जिसको बोलते हैं, 6th सेंचुरी बीसी। तो ये किसके टाइम पे हुआ था? बिंबिसार। बिंबिसार संस्थापक कौन था? बिंबिसार। टेन्योर क्या था? 544 से लेकर 492 बीसी का टेन्योर था। अगला क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन सी थी? इसमें दोनों ही विकल्प सही है आपके, पाटलिपुत्र और राजगृह जिसे बोलते हैं ग्रीव व्रज। दोनों ही सही है बिकॉज टाइम पे दोनों थी। यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं पूछा कि पहली राजधानी कौन सी थी या दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दोनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। अगर पहली पूछता तो आप क्या लगाते? तब आप राजगृह लगाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजगृह कब थी इनकी राजधानी? राजगृह थी इनकी राजधानी बृहद रथ वंश के टाइम पे। कब थी? बृहद रथ वंश के टाइम पे इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात आपके इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं दिया हुआ है। ओके, 4 ऑप्शन है, मौर्य, शुंग, गुप्त एंड कुषाण। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो राइट आंसर क्या है? मौर्य। मौर्य कैसे? ये तो पता ही होगा आपको कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? उग्रसेन। उग्रसेन इसके संस्थापक थे। और लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद, ठीक है। तो धनानंद, ये सब जो रूलर्स थे ना वो बहुत ही ज्यादा कुख्यात होने लग गए थे बिकॉज बहुत ज्यादा धन वसूलने लगे थे बलपूर्वक, छोटी छोटी वस्तु पर भारी भारी कर लगाने लग गए थे। तो इन सब की वजह से ना जो यहाँ की लोकल पब्लिक थी वो इनके विरुद्ध हो गई थी। और इसी चीज का फायदा किसने उठाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी स्ट्रैटेजी के साथ? कौटिल्य के स्ट्रैटेजी के साथ। और फिर अटैक कर दिया, धनानंद को पराजित कर दिया और फिर मौर्य साम्राज्य का
ध्वज लहराया। ठीक है, नेक्स्ट, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये है आपका विशाखदत्त। विशाखदत्त, विशाखदत्त की कौन सी ग्रंथ है, ये भी पूछ सकता है। तो उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है, वहां से हमें इसकी सूचना मिलती है। नेक्स्ट, इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है। क्या कहा गया है? कुलहीन। कुलहीन मतलब इनके कुल का पता नहीं है, कुलहीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन था? धनानंद था। धनानंद, नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो ये मुख्यतः बना था लकड़ी का। वहां पे अच्छे खासे जंगल थे आपके, मगध पूरा जंगलों से घिरा हुआ था, बहुत अच्छे जंगल थे, तो वहां पे लकड़ी का बना हुआ था ये पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त का महल। ठीक है, नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? अष्टप्रधान, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हो गया। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। और ये अष्टप्रधान कौन थे? एक का तो नाम हम सब जानते होंगे, पेशवा। मूवी तो सबने ही देखी होगी, तो पेशवा नाम तो सुना ही होगा। इसके बाद थे आपके अमात्य, फिर थे आपके मंत्री जिसे मिनिस्टर कहते हैं, फिर थे सेक्रेटरी जिसे सचिव कहते हैं, फिर थे आपके सुमंत, फिर थे आपके सेनापति, सेनापति के बाद आपके थे पंडित राव, और फिर एक जज जिसको बोलते हैं न्यायाधीश। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आपके टोटल 7 थे। ठीक है, आगे बढ़े। अष्टप्रधान टोटल 8 थे। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की? तो देखो, जो अशोक था, अशोक राजा थे, वो केवल कलिंग पे विजय प्राप्त किए थे। वहीं चंद्रगुप्त को कहा जाता है कि दक्कन के मेजर पोर्शन पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ये बीपीएससी 2004 का क्वेश्चन है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ये कौन सा अभिलेख है? इसका राइट आंसर है आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, यहां से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं है? मतलब अशोक का साम्राज्य वहां फैला हुआ नहीं था। तो उसका राइट आंसर है आपका अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग, तीनों में अशोक का साम्राज्य था, बट श्रीलंका में नहीं था। ये कैसे पता हमें? क्योंकि आपके लिखा हुआ मिलता है द्वितीय शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में ये पता चलता है कि कुछ जगहों के नाम उन्होंने लिखे हैं कि ये इनके बॉर्डरिंग प्लेसेस थे। तो बॉर्डरिंग प्लेसेस थे, इसका मतलब कि ये इनके अंडर नहीं आते थे। बॉर्डरिंग प्लेसेस में इन्होंने कई सारे नाम दिए, जैसे कि चोल का नाम दिया, पांड्य का नाम दिया, सत्यपुत का नाम दिया, ठीक है, केरलपुत का नाम दिया, और उसके बाद श्रीलंका का नाम दिया। तो श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं लिखा था, वहां पे ताम्रपर्णी लिखा था। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? बॉर्डरिंग नेशंस थे। ठीक है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। अगला, अशोक के इंस्क्रिप्शंस शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी भाषा यहाँ यूज की गई है? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? मतलब इस साइड से इस साइड आप लिखोगे, ठीक है, दाहिने से बाईं ओर। तो ये आपकी कौन सी भाषा है? ये आपकी कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि को पढ़ा किसने था? इसका श्रेय जाता है आपकी जेम्स प्रिंसेप ने भी पढ़ा था, ठीक है, कनिंगम ने भी पढ़ा था। ठीक है, ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो आपके पास पहला है राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धर्म, सहनशीलता। तो इसमें से क्या है आपका आंसर? तो ये एक नैतिक संहिता थी। ठीक है, क्या थी? मॉरल संहिता थी, मॉरल कंडक्ट था। क्या था? मॉरल कंडक्ट।
मॉरल कंडक्ट जैसा कोई भी आंसर इसमें दिख नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बता दिया है, वह कौन सा स्तंभ है? तो वो है आपका भाब्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। ठीक है, क्या इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ये इसको बैराट स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैराट स्तंभ। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, मतलब देवताओं में प्रिय अथवा सुंदर दिखने वाले। ठीक है, ये तो आप समाज में पढ़ते होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो आपका था राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अगला, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया है। तो ये किस विषय पर आधारित है? ये अर्थशास्त्र के शासन सिद्धांतों के अभ्यास की पुस्तक है। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन ई। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं, चाणक्य, ये तो पता ही होगा। एक और नाम है इसका, क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त लिख के आता तो ये मत सोच लीजिएगा कि गुप्त साम्राज्य के कोई शासक हैं, विष्णुगुप्त। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? टोटल 7 क्लास बताए थे। पहला क्लास था आपका दार्शनिक वर्ग, दूसरा था आपका कृषक वर्ग, तीसरा था आपका पशुपालक वर्ग, चौथा था आपका कारीगर वर्ग, पांचवा था आपका योद्धा, छठवां था आपका निरीक्षक एवं सातवां था आपका सभासद। क्या क्या था आपका? पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है, तो टोटल ऑफ 7 श्रेणियां थी। आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? 7 समाज में यही सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो मेगास्थनीज की इंडिका बुक में किया गया है। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन किसकी लिखी हुई है? ये बुक किसने लिखी है? इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, बिकॉज इसके राइटर जो है वो अननोन है। ठीक है, राइटर कौन है? अननोन है। लगभग कब लिखा गया था? 60 AD में लिखा गया था। ठीक है, यह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ किया गया है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अगला, कला की गंगाधर शैली निम्न समय पे फैली फूली। कला की गंगाधर शैली कब फली फूली थी? गांधार शैली। मैंने इसको मिसप्रोनाउंस कर दिया, क्या लिखा है? गांधार शैली, गांधार शैली। तो गांधार शैली कब फली फूली थी? तो गांधार शैली आपकी राइट आंसर है इसका, बताइए। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कुषाण के समय। कब? कुषाण के समय। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कराई थी? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हो चुका था। किसने कराई थी? कश्मीर में। कहा किसके टाइम पे हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी आपके कनिष्क के टाइम पे। कश्मीर में कौन सी जगह थी आपकी? कुंडल वन। कौन सी जगह थी? कुंडल वन, कुंडल वन। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज किया? तो वो थे आपके कांडवा वंश, कांडवा वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कैसे राज किया? जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे उनका क्या नाम था? देवभूति नाम था। क्या नाम था? देवभूति नाम था। देवभूति अपने अमात्य वासुदेव षड्यंत्र के द्वारा मारे जाते हैं। कौन मार देता है इनको? वासुदेव, इन्हीं के ये अमात्य थे। ठीक है, मार देते हैं। उसके बाद नवीन वंश की स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं क्या है? कांडवा वंश। ठीक है, ये भी एक ब्राह्मण वंशी था जैसे शुंग वंश ब्राह्मण था। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल, इनका नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा के लेखों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगरों का क्रमिक पतन किसके काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है? मतलब क्रमिक पतन नगरों का किसके टाइम पे हुआ था? तो गुप्त काल के टाइम पे नगरों का क्रमिक पतन हो गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा बंदरगाह था? कौन सा पोर्ट था? तो वो था आपका ताम्रलिप्त पोर्ट। ताम्रलिप्ति पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? सबसे अधिक ग्राम अनुदान किस शासक के टाइम पे मिला है? तो वो मिला है आपके गुप्त वंश के टाइम पे। ठीक है, गुप्त वंश ने शासकों को मंदिर, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम, ठीक है, ये सब इनको अनुदान दिया था, अनुदान में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? मतलब टैक्स रेट, लैंड टैक्स रेट कितना था? तो ये आधा था कि छठा भाग था, चौथा भाग था, आठवां भाग था? तो ना ही ज्यादा कम ना ही बहुत ज्यादा। कितना था आपका? 1/6 था। 1/6 था। भूमि कर को क्या बोला गया है? गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को बोला गया है उद्रंग। क्या बोला गया है? उद्रंग। ठीक है, या फिर बोला गया है भाग कर। क्या? भाग कर, भाग कर। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? सबसे ज्यादा भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन थी? गुप्त वंश की देन थी। तो भागवत और वैष्णव, भागवत के साथ साथ वैष्णव धर्म का यहाँ इस टाइम पे बहुत ज्यादा शिखर पे था वो धर्म। ठीक है, गुप्त नरेश वैष्णव के मतानुयायी भी थे, फॉलोवर भी थे, किसके? वैष्णव धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त करती है? किसने बताया था कि डे एंड नाइट जो होता है वो रोटेशन के कारण होता है? तो महान आर्यभट्ट जी ने इसे बताया था। ठीक है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए इसमें से आपका राइट आंसर है सुश्रुत। ठीक है, राइट आंसर ये माना गया था, लेकिन कोई भी सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जो सुश्रुत है वो इनके कॉन्टेम्परेरी नहीं है, गुप्त काल के कॉन्टेम्परेरी नहीं है। ठीक है, इनका काल लगभग आपका 600 BC था। ठीक है, कितना था? 600 BC से लेकर 1500 BC के बीच में था। ठीक है, और इसके करीब 1000 वर्ष बाद आपका गुप्त काल आया। ठीक है, इसलिए कॉन्टेम्परेरी नहीं माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे जब ये पीसीएस में पूछा गया था तो राइट आंसर सुश्रुत मान लिया गया था। चीनी यात्री ह्यूनसांग ने किस विद्यालय, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये ऑलरेडी हो चुका है आपका। कब, कहाँ पे? नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में। कब गए थे ये नालंदा? ये गए थे आपके 637 ईस्वी में नालंदा गए थे। ठीक है, और कब तक नालंदा में थे? लगभग ये 1.5 साल तक नालंदा में थे। ह्यूनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध नगर, तो वो हमारी मथुरा। कौन सी नगरी? मथुरा नगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि बाण निवासी थे कहाँ के? कवि बाण, तो ये निवासी थे आपके पाटलिपुत्र के। पूरा नाम क्या है इनका? बाण भट्ट। क्या नाम है? बाण भट्ट। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे ये? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, इनकी कुछ लेख का नाम भी पता होना चाहिए, जैसे कि आप क्या है? कादम्बरी, कादम्बरी। इसके अलावा हर्षवर्धन के थे तो उसका नाम तो सुना ही होगा, हर्षचरित्र का नाम सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 671 या 72 AD में बिहार का भ्रमण किया था। इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। ये अपने साथ साथ 37 बौद्ध सहयोगियों को भी लेकर आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? फायांग भारत आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की 50 क्वेश्चंस यही पूरे होते हैं। ठीक है, ये है आपके सामने बिहार का मैप। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि सबसे वेस्टवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आज आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सबसे पश्चिमी जिला हमने कल देखा था, कौन सा था? कैमूर था सबसे पश्चिमी जिला। आज देखते हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है।
ठीक है, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे नीचे तक देखिए किसका एक्सटेंट है, यहाँ पे देखिए गया का एक्सटेंट है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट डाउन करो कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। मैप में क्लियरली दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कमेंट डाउन करना कि सबसे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा है। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस के सेट के साथ। आप इस वीडियो को एक बार आराम से देख लीजिए, फिर एक बार रिवाइज करने के लिए 2x पे देख लीजिएगा, बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बीपीएससी का तो पैटर्न रहा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये पहली बार पेपर करा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टफ पेपर नहीं देगी, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।